वेलकम बैक। और अब बात करते हैं चॉइस इंटरनेशनल के मैनेजमेंट से, जानेंगे कि आगे किन सेगमेंट से रेवेन्यू को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है और आगे टियर 2 और टियर 3 में कस्टमर बेस में ग्रोथ से आय में और कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है। साथ ही मार्जिन को लेकर भी क्या गाइडेंस है, इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ ग्रुप CEO अरुण पोद्दार और यहाँ पर CFA आयुष शर्मा भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। अरुण, आपके पास आएंगे। सबसे पहले रेवेन्यू काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाइड है क्योंकि आपके पास ब्रोकिंग, एडवाइजरी, NBFC और वेल्थ के सेगमेंट्स हैं, लेकिन इन सब में से कोर अर्निंग इंजन अगर हम देखें तो वो क्या होने वाला है अगले साल के लिए और अभी भी जो आगे रहा है। जो आपका पहला क्वेश्चन था कि आगे अगले 2-3 सालों में हम किस पर्टिकुलर सेगमेंट में आगे ग्रोथ देख रहे हैं, सो प्रैक्टिकली इक्विटी ब्रोकिंग एज ऑन डेट, जो ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है वो ब्रोकिंग डिस्ट्रीब्यूशन आज के दिन एंकर बिजनेस है। इट्स ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट 58% 60% ऑफ द रेवेन्यू। सो दिस विल कंटिन्यू एज ए एंकर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ एज ए ग्रुप। But yes, our equally focus will be on the consulting side also. हम consulting और investment banking की भी जो income रहेगी उस पर भी equally focus करेंगे. So certainly equity broking will be the leading aspect in next 2 to 3 years also. आयुष, आपके पास आएंगे क्योंकि यहाँ पर पैट की अगर हम बात करें तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ऑपरेटिंग लेवरेज वर्सेस वन ऑफ या मिक्स लग रहा है इम्प्रूवमेंट का। मेजॉरिटी जो है वो बिजनेस ग्रोथ और ऑपरेटिंग लेवरेज का है। वन ऑफ इस क्वार्टर में कोई ज्यादा नहीं है। आप देखेंगे कि हमारा जो पीबीटी मार्जिन इन ब्रोकिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का है वो लगभग 8% से बढ़ा है एंड एडवाइजरी का लगभग 9% से बढ़ा है। एट द सेम टाइम जो एवरेज डेली टर्नओवर ऑफ ब्रोकिंग बिजनेस का है वो भी लगभग 20% को QOQ बेसिस पे एंड 27% YOY बेसिस पे ग्रो हुआ है। ये जो ग्रोथ एडीटीओ की है, दैट मीन्स क्लाइंट्स ने ज्यादा ट्रेड किया है, क्लाइंट्स की ट्रेडिंग एक्टिविटी ज्यादा हुई है, जिसने डायरेक्टली प्रॉफिट को लेवरेज किया है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट एक लिमिटेड है एंड फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो उस रेट से नहीं बढ़ रही जिस रेट से रेवेन्यू बढ़ रहा है। सो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ा है। अरुण, आप यहाँ पर अपनी ग्रोथ कैसे मोनेटाइज कर रहे हैं टियर 2 और टियर 3 क्लाइंट बेस को ध्यान में रखते हुए? 2 से 3 साल का नजरिया यहाँ पर क्या होगा फिर आपका? अगर आप देखें, अगर आप ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कॉम्पिटिटर्स और ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाकी सारे प्लेयर्स को देखें तो चॉइस ब्रोकिंग का एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे बिलीव करते हैं। आज एज ऑन डेट भी आज के दिन हमारे पास लगभग 200 प्लस के आसपास हमारी ब्रोकिंग की ऑफिसेज है। हम लगभग 1700 प्लस के आसपास फ्रेंचाइजीज के साथ काम करते हैं और अगले 3 सालों में हमारा टारगेट ये है कि हम इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में चॉइस का एक फिजिकल ऑफिस हो। सो इन एनी केस जो ये 3 टियर टू 6 टियर सिटीज का जो कस्टमर है जो अभी इस इक्विटी मार्केट में आना बाकी है और इस इक्विटी मार्केट में लंबे समय तक रहेगा, वो कस्टमर पे हमारा मेजर फोकस है। और हम अगर आप देखें पिछले 1 साल में चॉइस ब्रोकिंग इज वन ऑफ द टॉप 5 ब्रोकर जिसने नेट अकाउंट क्लाइंट एक्विजिशन किया है। सो ये जो पिछले साल की ट्रेजेक्टरी रही है, जो लास्ट की ग्रोथ हिस्ट्री रही है, दैट विल कंटिन्यू एज इट इज। और बिकॉज ऑफ सम ऑफ द काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन और कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग ये जो एक्विजिशन है ये यहाँ से मल्टीफोल्ड ही होगा और अपन यहाँ से और बेहतर नंबर्स की तरफ जाएंगे। अरुण, यहाँ पर IPPB पार्टनरशिप की बात करते हैं जिसकी मैसिव रीच है, लेकिन अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स रियलिस्टिकली रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इससे कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मार्जिन प्रोफाइल में इसकी एडिशन कितनी होगी? इन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ चॉइस वेल्थ का अगले 5 सालों के लिए एक टाइप हुआ है, जिसमें हम उनके एज ऑन डेट इंडिया पोस्ट के पास लगभग 12 करोड़ नंबर ऑफ कस्टमर है जिनके साथ वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं इन टर्म्स ऑफ बैंक अकाउंट, इन टर्म्स ऑफ RFDs एंड ऑल। और लगभग इनके 1,60,000 के आसपास पोस्ट ऑफिसेज है। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो आज के दिन इंडिया पोस्ट के पास है। और अगले 5 साल तक एक्सक्लूसिव बेसिस पे चॉइस वेल्थ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज जितनी भी जो इंडिया पोस्ट के जो कस्टमर यूज करेंगे वो चॉइस के प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे।
सो ये एक बड़ा एडिशन है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन साइड एंड इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट एक्विजिशन एंड अदर वे अराउंड ऑल्सो. इफ यू सी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑल्सो, सो पहले 2 क्वार्टर वी आर एक्सपेक्टिंग हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, फाइनेंशियल नॉलेज ट्रांसफर और बाकी सब चीजें रहेगी. From Q2 onwards, we are expecting a decent client acquisition also, and in terms of numbers also, we can expect from Q2 financial year 26-27 onwards. आयुष, आपके पास आएंगे. वेल्थ का जो एयूएम है वो लगभग 3 गुना बढ़ा है. अब ये जो है एक्विजिशंस या ऑर्गेनिक क्लाइंट ट्रैक्शन, कैसे देखते हैं इसको आप? हमारी जो वेल्थ की टीम है वो काफी एग्रेसिवली और मोर क्लाइंट एक्विजिशन पे फोकस कर रही है. एंड जो ग्रोथ है उसका लगभग 50% कंट्रीब्यूशन जो है वो एक्विजिशन का है, 50% ग्रोथ जो है वो हमारी ऑर्गेनिक टीम की है. ऑलराइट, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का. आप दोनों ने समय निकाला और इस पेशकश में शिरकत की और तमाम सवालों के जवाब दिए. लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और बात हमारी खास पेशकश की. यूनियन बजट पर चर्चाओं का दौर चल रहा है. ET नाउ की बजट सीधे ग्राउंड से लोगों की राय ले रहा है. चैनल जो है 6 फरवरी को मुंबई में इंडिया इन्वेस्टमेंट समिट की मेज़बानी कर रहा है. एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, निवेशक, MSME और इनोवेटर 2026 के यूनियन बजट के असर का एनालिसिस करेंगे और आने वाले साल की दिशा निर्धारित करने में मदद करेंगे. इस समिट के एजेंडे के केंद्र में देश का BFSI सेक्टर रहेगा, जो एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है. अगले कुछ हफ्तों में नया कारोबारी साल शुरू होने वाला है और ऐसे में इस चर्चा में बजट की बड़ी घोषणाओं के साथ टैरिफ और रुपए के वैल्यूएशन को भी शामिल किया गया है. तो बजट की इस चर्चा में ज़रूर शामिल होइए. ET नाउ इंडिया इन्वेस्टमेंट समिट शुक्रवार 6 फरवरी को.